हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शिव शंकर साव है। मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं भरण पोषण पाने के हकदार कौन लोग होंगे, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। भारतीय विधि ने व्यक्ति पर अपने पत्नी, संतान और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का दायित्व सौंपा है। भरण पोषण के संबंध में अदालतों के कई ऐसे निर्णय हैं जिनमें किसी व्यक्ति को अपने आश्रित के भरण पोषण को सामाजिक दायित्व कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्न लोग भरण पोषण पाने के पात्र होते हैं। पत्नी जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, आवश्यक संतान जो भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, और भले यह संतान धर्मज हो या अधर्मज या फिर विवाहित हो या अविवाहित। यदि कोई संतान किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, व्यक्ति के माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अंतर्गत एक शब्द बारंबार प्रयोग किया गया है, वह है असमर्थ। इस शब्द का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, केवल वही आश्रित उस व्यक्ति जिस पर वह आश्रित है भरण पोषण मांग सकता है। असमर्थ होना भरण पोषण का उत्तराधिकारी होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो ही भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। प्रक्रिया विधि में इस धारा को डालने का उद्देश्य केवल यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से पर्याप्त साधन लिए है और ऐसे व्यक्ति के आश्रित लोग जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परंतु साधन रखने वाला व्यक्ति इस आश्रित लोगों पर ध्यान नहीं देता है और इन्हें दीनहीन परिस्थितियों में छोड़ देता है, तो इस विकट स्थिति से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के प्रावधान रखे गए हैं। जीवन जी पाने में असमर्थ लोगों के लिए राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें भरण पोषण दे, परंतु राज्य से पहले यह दायित्व तो उस व्यक्ति का बनता है जिस व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे लोग आश्रित हैं। जी हाँ, भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं को कामकाजी नहीं होने दिया जाता है तथा महिलाओं का संसार बहुत संकुचित होता है। उन्हें घर बार तक सीमित रखा जाता है, जिसे उन्हें जीवन में कोई वित्तीय महत्व और वित्तीय स्रोत नहीं रहता है। धन के मामले में वह अत्यंत पंगु होती हैं, लगभग पूरी तरह पति पर आश्रित भी होती हैं। उसकी यह स्थिति होती है कि यदि जिस भी व्यक्ति पर आश्रित है वह व्यक्ति उसका साथ छोड़ दे तो वह महिला रोटी, कपड़ा, मकान तक से वंचित हो जाएगी। समाज में महिलाओं की स्थिति को इस तरह से कर दिया गया है कि वह स्वयं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाती है। जी हाँ, इसलिए धारा 125 का उपयोग सर्वाधिक भारतीय विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। पुरुष विवाह के उपरांत स्त्रियों का परित्याग कर देते हैं और किन्हीं अन्य स्त्रियों के संपर्क में लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उस पुरुष पर आश्रित पूर्व स्त्री दीनहीन हो जाती है। इस भांति परित्याग की गई या तलाक दी गई स्त्रियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि पत्नी किस स्थिति में भरण पोषण की उत्तराधिकारी नहीं होती है। यदि पत्नी पर पुरुषगामी है, यदि वह बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, विवाहिता पुत्री की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा भरण पोषण का आदेश केवल उस अवधि के लिए दिया जा सकेगा जब तक पुत्री वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती है या उसके पति के पास भरण पोषण के लिए समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। इस धारा के अधीन भरण पोषण की मांग करने हेतु कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब आप किसी भी एज में मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप भरण पोषण के लिए अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज है गूगल में एडवोकेट साहू जी के नाम से, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।